चले हमने जो पहली वर्कशॉप की थी उसमें चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 6 को थोड़ा बहुत हमने देख लिया था। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते वक्त ये जो चैप्टर है बिजनेस एथिक्स, इसमें एथिक्स का मतलब ये होता है वो मॉरल प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस जो कि आपको बताती है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता रही होती है कि जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो अगर उसके कुछ अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो वो भी आपके होते हैं, अगर कुछ बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो वो भी आपके होते हैं। ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करो। आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एक्टिविटी एथिकल है या नहीं है, आपने उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो आपकी ही होंगी। सही है। फिर हमने बात की थी बिजनेस एथिक्स की, कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिज़नेस एंटिटी के अंदर आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों, ठीक है, आपको उनके बारे में पता होता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ एथिकल है, कौन सी एक्टिविटीज़ अनएथिकल है, और साथ ही साथ आपका जो कंडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप किस तरीके की ड्रेसिंग कर रहे हो, सही है, और आपका बिहेवियर किस तरीके से है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोप्रिएटनेस के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो पर्सनल एथिक्स होते हैं और जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, यानी कि जो पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स होते हैं वो दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। पर्सनल एथिक्स होते हैं लीनियंट और प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट। और अगर पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो सर्वाइव करेंगे, पर्सनल एथिक्स सर्वाइव नहीं करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर डाउन साइजिंग हो रही है, अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जा रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉयज़ रह जाएंगे और जिनको फायर कर दिया जाएगा, तो उनके लिए ये बहुत ही अनएथिकल हरकत होगी, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि इस तरीके की हरकतें ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही होती हैं इससे लोगों का नुकसान होता है और ये तरीका सही नहीं है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन ये बताएगी, समझाएगी कि इन लोगों को इसलिए ले ऑफ किया जा रहा है कि इनके ना काम करने की वजह से, इनकी लेजीनेस की वजह से, इनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को वैसे ही इतना हैवी लॉस हो रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की भी जॉब चली जाती। तो यहाँ पे हमने एथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की है उन लोगों को निकाल कर जो लोग काम करते ही नहीं थे, बहुत सारी वार्निंग देने के बाद। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, पर्सनल एथिक्स थोड़े से लीनियंट थे। और मैंने आपसे कहा था कि जब बिजनेस एथिक्स और पर्सनल एथिक्स की जंग होगी तो पर्सनल एथिक्स हार जाएंगे और बिजनेस एथिक्स सर्वाइव कर जाएंगे। अभी जो सारी बातें हैं ये कहाँ लिखी हुई हैं सर? ये लिखी हुई है आपके पास, देखें। व्हाट इज़ एथिक्स? एथिक्स इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज़ गुड एंड बैड एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये लिखा है ना, विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि ये आपकी मॉरल ड्यूटी है और ऑब्लिगेशन है कि आप अगर लेट सपोज कोई एथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेज आपके होंगे। सही है। अगर आप इस मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते, आप कोई गलत एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेज आपके होंगे। तो ये एक मॉरल स्टैंडर्ड है, ये मॉरल प्रिंसिपल है जो कि आपको फॉलो करने हैं। सही है। आपको अच्छे बुरे की सिर्फ तमीज़ पता हो ये काफ़ी नहीं है एथिक्स के लिए, आपने उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म भी करना है और कॉन्सिक्वेंसेज को एक्सेप्ट भी करना है। फिर बिजनेस एथिक्स की बात करें, लिखा हुआ है बिजनेस एथिक्स वो सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं क्या सही है, क्या गलत है और क्या अप्रोप्रिएट है। मैंने अभी आपको बात कही कि जब आपका कंडक्ट होता है, आपकी ड्रेसिंग होती है, आपका बिहेवियर होता है, वो भी किस में आ जाता है, वो भी आपके पास एथिक्स में आ जाता है। सही है। फिर इसके बाद हमने कुछ एथिकल इश्यूज़ को समझने की कोशिश की थी। लिखा हुआ है रिकग्नाइजिंग एथिकल इश्यूज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स, कि अगर आपने एथिकल इश्यूज़ को रिकग्नाइज़ कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने बिजनेस एथिक्स को समझना शुरू कर दिया। एथिकल इशू क्या होते हैं? वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सिचुएशंस होती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अगर बंदा उन्हें चूज़ कर लेता है तो उसके बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वेरी करते हुए, कि वो बहुत ही सिंपलर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो हकीकत है, अगर आपने इन एथिकल इश्यूज़ को नहीं समझा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस छोटे से बड़े होते चले जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी। तो सर अगर मुझे ये कॉन्सिक्वेंसेस से बचना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेसिकली ये बता रहे हैं कि तुम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लो तो तुम क्या हो जाओगे, एथिकल हो जाओगे, यानी कि तुम एक्ट करो विद इन द लॉ, लीगल एक्टिविटीज़ करो, तुम सप्लायर से, कस्टमर से, एम्प्लॉयज़ से, लोकल कम्युनिटी से क्या करो, जस्ट और फेयर ट्रीट करो। इसके अलावा जो है ह्यूमन राइट्स को के लिए रिस्पेक्ट शो करो,
और उन ऑर्गेनाइजेशन से ही डील करो जो कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट शो करती है। चाइल्ड लेबर के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करो और बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करो। सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब ये होता है जो कि एनवायरनमेंट को प्रमोट कर रहा होता है। सही है, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग रीड कर चुके होंगे। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वहाँ पे स्पीड में चलूँगा, उसके बाद अपनी स्पीड को मैं स्लो कर लूँगा। फिर यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था पिछली क्लास में, वो सिचुएशंस जहाँ पे बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो सिचुएशंस जहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से एक या सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आपने उन एक्टिविटीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद कर हो जाएगी। सही है। टेकिंग थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू, ये बात कर रहा है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चोरी कर रहे होते हो तो ये एक अनएथिकल एक्टिविटी है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी चकारी हो रही है और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सही है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में झूठ बोला जा रहा है, सेइंग थिंग्स यू नो आर नॉट ट्रू। अगर ऑर्गेनाइजेशन में झूठ बोला जा रहा है, आप झूठ को प्रमोट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकती। गिविंग और अलाउिंग फॉल्स इंप्रेशन, आप खुद तो झूठ नहीं बोल रहे लेकिन झूठ को कॉल आउट नहीं कर रहे, उसे पकड़वा नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप भी झूठ को प्रमोट कर रहे हो। सही। बाइंग इन्फ्लुएंस और एंगेजिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बाइंग इन्फ्लुएंस का मैंने आपको मतलब बताया था कि अगर आप किसी का इन्फ्लुएंस बाय कर लो, यानी कि आप उससे कोई ऐसी एक्टिविटी करा लो जो कि आप वो नहीं करना चाह रहा था लेकिन आपने क्या किया, उसका इन्फ्लुएंस बाय कर लिया। सही है। तो इसका मतलब ये एक अनएथिकल एक्टिविटी है। या आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एंगेज हो जाओ। मैंने बताया था कि एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होता है। तो हमेशा याद रखना, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेट असाइड कर देते हैं। आप और मैं, हम सब चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, हमारे पास बेहतरीन गाड़ियाँ हों, हमारे पास बंगले हों और हमारे पास बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हों। लेकिन ये सारी ख्वाहिशात मैं जॉब पे एक्स्ट्रा इनकम कमा के हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितनी मुझे इनकम बता दी गई है इंटरव्यू के दरमियान या मेरी सिलेक्शन के दरमियान मुझे वही मिलेगी। इफ़ आई वांट मोर तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात किए बगैर खामोशी से क्या करूँगा, चोरी चकारी शुरू कर दूँगा, तो दिस इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक फर्म है, उसने कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया एक आदमी को और वो आदमी जो है वो होम मिनिस्टर का बाप है। अब होम मिनिस्टर उसी फर्म पे क्या कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन लेकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपने होम मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि आपकी फर्म जो है उसके वालिद साहब से काम करवा रही है। तो वालिद साहब नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से कंस्ट्रक्शन का काम चले जाए, तो वो अपने बेटे को कहेगा कि भाई तुम इनके ऊपर से इन्वेस्टिगेशन हटा दो। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि बाप को पैसे चाहिए, सही है, और जो होम मिनिस्टर है उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पे या तो बाप को पैसे मिलेंगे या होम मिनिस्टर इन्वेस्टिगेट कर सकेगा, कोई एक चीज़ हो सकती है। तो अगर लेट सपोज होम मिनिस्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन हटा देता है तो ये अनएथिकल एक्टिविटी है। सही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इन्फ्लुएंस बाय कर लिया। सही है। हाइडिंग और डाइवल्जिंग इन्फॉर्मेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो इन्फॉर्मेशन जो कि छुपाने की है और आप उसे डाइवल्ज कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो अनएथिकल एक्टिविटी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिखाने की है, डाइवल्ज करने की, आप छुपा रहे हो, तो अनएथिकल एक्टिविटी है। फिर मैंने आपको बताया था कि टेकिंग अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई जूनियर पोजीशन पे बंदा है और आप उसका एडवांटेज ले रहे हो तो वो डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, तो अनएथिकल एक्टिविटी है। कमिटिंग इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर, यहाँ पे इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, साइडवेज भी जा सकता है। आप अपने सुपीरियर को, जूनियर को या अपने कलीग्स को क्या कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो या उसकी बुराइयां कर रहे हो या उससे बदतमीजी से पेश आ रहे हो, अनएथिकल एक्टिविटी है। पावर को अब्यूज़ करना या इंडिविजुअल्स को मिसट्रीट करना भी क्या है, अनएथिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। सही है। और आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज़ नहीं कर रहे, आप लोगों से बदतमीज़ी नहीं कर रहे, उनको हरास नहीं कर रहे, उनसे जो है अब्यूसिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको रोक भी नहीं रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी। सही है। जानबूझ के जो रूल्स बनाए गए हैं वो तोड़ रहे हो, कि कहा गया भाई लंच ब्रेक जो है आपका 1 घंटे का होगा, आप 2 घंटे के लिए चले जाते हो। कहा जा रहा है कि ऑफिस के टाइम पे आपने गाने नहीं सुनने, आप गाने सुन रहे हो। सही। कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि जो भी काम करना है उसके लिए आपने इन्वॉइस बनानी है, आप नहीं बना रहे। मतलब जो जो काम बोले जा रहे हैं आप उनको वॉयलेट कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। कंडोनिंग अनएथिकल एक्शंस, कंडोन का मतलब होता है अलाउ करना। तो यहाँ पे अनएथिकल एक्शंस को आप अलाउ करोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी। मिस यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टाइम, कि यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप अपनी
घर के लिए सब्ज़ी लेने जा रहे हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, बेगम को ऑफिस छोड़ने जा रहे हो, और फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी। हमने पिछली क्लास में यहाँ तक बात की थी। आई होप ये सारी आपको रिकॉल हो गई होगी। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी मैं सवाल एंटरटेन नहीं करूँगा। मैं इंशाल्लाह क्लास के थोड़ा सा एंड साइड पे सवालात लूँगा। सही है। टेस्टिंग टेक्निक्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। सही है। अब बात सारी ये है कि सर मुझे समझ आ गया कि एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, मैंने रिकग्नाइज़ कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एथिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी उतनी अनएथिकल एक्टिविटीज़ को डिमोट किया जाएगा। फिर सर मैंने ये भी समझ लिया वो तमाम सिचुएशंस जहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसके बावजूद भी मैं कैसे डिसाइड करूँ जो मैं एक्टिविटी करने वाला हूँ वो एथिकल है या अनएथिकल है, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आपके पास दो टेस्टिंग टेक्निक्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग को एज एथिकल एज पॉसिबल बना सकते हो। पहला है द मिरर टेस्ट, दूसरा है द कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। सही है। मिरर टेस्ट जो है वो होता है एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट होता है। मिरर टेस्ट जो होता है वो एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट होता है। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट जो होता है कॉन्सिक्वेंस बेस्ड टेस्ट होता है या फिर रिजल्ट बेस्ड टेस्ट होता है। मिरर टेस्ट में मैं ये सोच रहा होता हूँ कि जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो एथिकल है या नहीं है। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में मैं एक्टिविटी पे फोकस्ड नहीं होता, मैं ये सोच रहा होता हूँ कि चलो एक्टिविटी अनएथिकल है या एथिकल है या थोड़ी बहुत अनएथिकल है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर मुझे क्या जो है सज़ा मिल सकती है। तो कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में आप कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहे होते हो, मिरर टेस्ट पे आप एक्टिविटी पे फोकस कर रहे होते हो। अब देखो मिरर टेस्ट की एग्जांपल क्या है कि 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछो कि जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो इज़ इट लीगल, कि जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ क्या वो लीगल है। अब डेफिनेटली अगर तुम्हें सवाल का जवाब मिलता है हाँ तो तुम अगले सवाल की तरफ बढ़ोगे, लेकिन अगर तुम्हें जवाब मिलता है ना तो इसका मतलब है कि तुम आगे ही नहीं बढ़ोगे। इफ़ इट इज़ नॉट लीगल यू शुड नॉट बी डूइंग इट, यू मस्ट नॉट बी डूइंग इट। अगर ये एक्टिविटी इलीगल है तो तुम्हें करनी ही नहीं है, लेकिन अगर ये लीगल है तो तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा, येस इट इज़ लीगल बट इज़ इट एथिकल। चलो ठीक है, लीगल तो है, क्या ये एथिकल है। सही है। अगर ये एथिकल है तो कर लो, लेकिन अगर ये एथिकल नहीं है तो शुड आई बी डूइंग इट, क्या मुझे ये करनी चाहिए। फिर तीसरा सवाल, आप ये देखो कि लोग क्या सोचेंगे, कौन से लोग जो आपके लिए क्लोजेस्ट हैं, जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हो। लेट सपोज आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका नेबरहुड, वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ पे आप ये 3 सवाल अपने आप से पूछते हो तो आपको पता चल जाता है जो डिसीजन मेकिंग आप करने जा रहे हो, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करने जा रहे हो, इज़ इट एथिकल और नॉट। तो एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट है। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में देखो एक लिखा हुआ गया, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएथिकल डिसीजंस कैन बी सिवियर, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि उन कॉन्सिक्वेंसेस को एडवांस में ही कंसिडर कर लो। सही है। आप ये नहीं सोचो कि सिर्फ मुझे मॉनेटरी लॉस होगा, आप ये देखो मुझे रेपुटेशनल लॉस हो सकता है, रिलेशनल लॉस हो सकता है, साइकोलॉजिकल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है, बिजनेस लॉस हो सकता है, मुझे बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉन्सिक्वेंस, तो मेरे ख्याल से टेस्टिंग टेक्निक्स आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मैं 1 मिनट रुक के सवाल लेना चाहूँगा, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जी किसी का कोई सवाल? थैंक यू सो मच शहीर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। किसी का कोई सवाल है? एच के कह रहे हैं सर मेरे सितंबर में क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है 3 सब्जेक्ट्स PRC 1, 3 और 5, फिर भी 2 सब्जेक्ट्स रह जाएंगे PRC 2 और 4। मैं क्या कैफ़ के कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ? मेरे कैफ़ के पेपर्स कब होंगे? तुम्हारे कैफ़ के पेपर्स अब होंगे अगर तुम नवंबर में इंशाल्लाह अटैम्प्ट दे देते हो ना, अपने दोनों पेपर्स की ओर पास कर लेते हो, तो तुम कैफ़ मार्च में दे सकते हो। तो तुम कैफ़ में कोई भी 1 पेपर या 2 पेपर ऑप्ट कर सकते हो, वो इंशाल्लाह कैफ़ के ओरिएंटेशन में बात कर लेंगे। ठीक है तेज? इसके अलावा कोई सवाल सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी, या चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड? आई होप फिर आपको मिरर टेस्ट और कॉन्सिक्वेंस टेस्ट समझ आ गया होगा। बेहतरीन। नहीं भी समझ आता तो कोई मसला नहीं है, आप जब रीड करोगे तो मुझसे सवाल पूछ लेना, आई विल आंसर। ठीक है, ओके। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा स्क्रैच से समझना होगा। ठीक है। आप लोगों ने ज़िंदगी में ये एक्टिविटी बहुत दफ़ा की होगी, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होगा। आपने अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से बहुत दफ़ा प्लांटेशन की एक्टिविटी की होगी, आपने कोई रोड वगैरह की सफाई की एक्टिविटी की होगी, आपने लोगों को राशन डिलीवर किया होगा,
आप लोगों ने और बहुत सारे ऐसे वेलफेयर के काम किए होंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे वेलफेयर का काम कर रहे होते हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं और जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस से ऑर्गेनाइजेशंस लोगों से लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रही होती है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो सोसाइटी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे, सोसाइटी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे? तो यही जिम्मेदारी जो है वो एनजीओज़ ने या फिर लोकल कम्युनिटीज़ ने या फिर जनरल पब्लिक ने कॉरपोरेट को दिलाई कि भाई तुम थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ भी काम किया करो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टेन्स टू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस के पीपल और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वो बिहेव करेंगे और वो कंडक्ट करेंगे अपने बिजनेस को एथिकली, और वो सेंसिटिविटी शो करेंगे टुवर्ड्स द सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि बिजनेस के अंदर काम करता हुआ हर एक बंदा और बिजनेस खुद ऐसे बिहेव करेंगे और ऐसे अपने बिजनेस को कंडक्ट करेंगे और सेंसिटिविटी शो करेंगे सोसाइटी की, कल्चर की, इकोनॉमी की और एनवायरनमेंट की तरफ। सही है। इसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम को अच्छे से परफॉर्म करेगी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ आ गया होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस ना अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस भी बना दे, यानी कि वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर ले कि मुझे एनवायरनमेंट को चलो प्रमोट तो नहीं करना या उसके लिए काम नहीं करना, लेकिन कम से कम उसको डैमेज भी नहीं करना है, तो उसका मतलब है कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एलिजिबल हो गए हो। सही है सर, जाहिर सी बात है कि अच्छा काम है तो उसके एडवांटेजेस होंगे। तो ये 4 एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज होती है वो बूस्ट हो जाती है, बोल्स्टर हो जाती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बूस्ट हो जाती है कि लेट सपोज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लांटेशन का काम करती है, सफाई का काम करती है, रोड बनाने का काम करती है, गरीबों को खाना खिलाने का काम करती है, तो लोग बोलेंगे कि यार ये कितनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है कि यार ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। तो उसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को लेवरेज कर सकते हैं। लेवरेज का मतलब होता है यूज़। वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अच्छाई करने के लिए। लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ ने डिसाइड किया कि भाई सर्दियाँ बहुत तेज़ आने वाली है, तो एक काम करते हैं, पैसे जोड़ के ना हम क्या करते हैं विंटर डोनेशन ड्राइव करते हैं, उसमें कंबल, जैकेट वगैरह परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बात ऑर्गेनाइजेशनल हेड को पता चली, तो ऑर्गेनाइजेशनल हेड एम्प्लॉय से पूछेगा कि भाई तुमने कितने पैसे जमा कर लिए। वो बोलेगा यार हमने अब तक जो ना 10,000 रुपये जमा किए। तो एम्प्लॉय बोलेगा कि एम्प्लॉयर बोलेगा तुम्हें तो पता है कि भाई हम लोग तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ काम करते हैं, तुम हमसे पैसे मांग लेते। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि तुमने 10,000 रुपये जमा किए ना, तुम हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपये और ले लो और जितने तुमने जैकेट्स वगैरह परचेज़ करने, स्वेटर परचेज़ करो, ऑफिस की गाड़ी में जाके तुम बांट कर आओ सबको। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के 5 लाख रुपए ऑफिस की गाड़ी, सही है, तुम लेके जा रहे हो, उसको लेवरेज कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो अच्छाई करने के लिए। तो सोचो एम्प्लॉय कितना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल बहुत बढ़ जाता है, उनके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वो जी लगा के काम करते हैं, बोलते हैं यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बेहतरीन है, इतना अच्छा काम कर रही है, तो क्यों ना मैं इसकी बेहतरी के लिए काम करूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कस्टमर्स के सामने, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के सामने आपकी इमेज इतनी बेहतरीन हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। वैसे आई एम प्लानिंग इंशाल्लाह, मैंने ज़ुहैर भाई से भी रिक्वेस्ट की है और मैंने अलहम के एडमिन से भी रिक्वेस्ट की है कि यार ये जो प्लांटेशन जो ड्राइव होती है इसको हम क्या करें, इसको हम ज़रा मंथली बेसिस पे लेके चलें। इसकी देखें मार्केटिंग करे ना करे, इररिस्पेक्टिव कि इसकी मार्केटिंग होती है या नहीं, मेरे लिए कंसर्न नहीं है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सही है। तो मैंने जो है वो ज़ुहैर भाई से रिक्वेस्ट की है और अलहम कॉलेज वाले से रिक्वेस्ट की है कि आईक्यू और अलहम वाले जो ना मिलके प्लांटेशन ड्राइव्स करें
और ये जो सफाई वाली ड्राइव्स होती है ना जिसमें हम रोड वगैरह साफ़ करते हैं, तो मैंने बोले मंथली बेसिस पे करें ताकि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्टिविटी को प्रमोट करें। देखें, इसकी अगर आप मार्केटिंग करते हो तो वो आपका अपना अमल है, उससे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम हम भी एक्टिविटी करेंगे हर महीने ना, तो इससे हमारा भी दिल खुलेगा, हम भी जो है ना थोड़ा सा वेलफेयर वगैरह की तरफ लग जाएंगे। सही है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये खुसूसियात नहीं होंगी तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करे ना करे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे 5 पॉइंट है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना है इन एन एथिकल वे विथ इंटेग्रिटी, कि आपने जो भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो एथिकल वे में करनी है और इंटेग्रिटी के, सच्चाई के साथ करनी है। अब सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ना अनएथिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है और वो क्या करती है, झूठ बोलती है, मैनिपुलेट करती है, एक्सप्लॉइट करती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर लेट सपोज किसी वेलफेयर के काम में इन्वॉल्व हो तो क्या लोग अप्रिशिएट करेंगे? लेट सपोज अगर आप इफ्तारियाँ खिला रहे हो लोगों को और जो है वो चोरी चकारी का काम कर रहे हो, तो लोग क्या बोलेंगे कि यार ये तो हराम खाना खिला रहे हैं, ये तो दिखावा कर रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। तो आपने अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो सबसे पहले अपने काम के अंदर एथिक्स लेकर आने हैं और इंटेग्रिटी यानी कि सच्चाई लेकर आनी है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को फेयरली और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। अब सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करती है और बाहर के लोग एम्प्लॉय को कहते हैं यार तुम तो बड़ी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ये लोग तो लोगों के लिए बड़ी अच्छाई का काम करते हैं। एम्प्लॉय छूटते बोले कि ये तो सब बाहर ड्रामेबाजी है, हम लोगों से तो ये बदतमीज़ी करते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं, सैलरी कम देते हैं, धमकियाँ लगाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तो उसका सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का फ़ायदा क्या हुआ? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स को जो है ना आपने रिस्पेक्ट करना है। अगर आप बेसिक ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, चाइल्ड लेबर को अब्यूज़ करते हो, या आप जो ना फीमेल एम्प्लॉयज़ को हरास करते हो, या आप नीडी एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हो, तो मेरे ख्याल से तो फिर आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना की एक ही बात है। सही है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को ना अपनी कम्युनिटी में भी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना है कि भाई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सही नज़दीक की मसाजिद, सही छोटे मोटे बिजनेसेस को प्रमोट करना है, तो फिर वो एलिजिबल हो जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कि उसने अपने बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल कैसे बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है? आप पोल्यूशन रिड्यूस करो, एयर, लैंड, रिवर पोल्यूशन को रिड्यूस करो। सही, अपने बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाओ। सही है कि आप वो रिसोर्सेज यूज़ करो जो कि रिप्लेस की जा सकती हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़ के रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ चले जाओ। आप रीसाइकलिंग का काम करो कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रीयूज़ किया जा सके। तो इसका मतलब ये है कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर सकते हो। मेरे ख्याल से 5 पॉइंट भी आपको समझ आ गए होंगे। सही है। अब लिखा हुआ है कि इसकी कोई एग्जांपल्स वगैरह मौजूद है, तो देखें, अगर आप इन्वायरमेंटल एफर्ट कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लांटेशन का काम कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सी व्यू पे जो कचरा पड़ा होता है वो उठाने का काम कर रही है, नाले वगैरह की सफाई करवा देती है। सही है। इसके अलावा जो है वो दरख्त वगैरह लगा रही है, एयर पोल्यूशन कम कर रही है, नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, तो ये एग्जाम्पल है सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ की। फिलैंथ्रपी का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो दे फील लाइक कि यार हम गरीबों को सिर्फ पैसा ही दे दें तो कम से कम वो अपनी हालत बेहतर कर सकते हैं डोनेशन, चैरिटीज़ वगैरह के थ्रू। तो यहाँ पे फिलैंथ्रपी भी जो है ना एग्जाम्पल हो जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फिर लिखा हुआ है एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस। वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिनस एट होम। आप अपने लेबर्स के साथ ही मामला सही कर लो ना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ही मामला सही कर लो। बाहर की दुनिया को तो बाद में संवारना, पहले अपने लोगों के साथ ही इंसानों की तरह बिहेव करना शुरू कर दो ना, तो ये एग्जाम्पल बन जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वॉलंटियर करना, वॉलंटियर का मतलब था फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कंसिडरेशन किसी भी चीज़ के लिए काम करना, दैट्स वॉलंटियरिंग। तो वॉलंटियरिंग भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एग्जाम्पल है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं तेज़ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा रीडिंग का मंजन है और मेरे ख्याल से तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, रीडिंग कर रहे होगे, लेकिन अगर तुम मुझे बोलोगे तो मैं तुम्हें रीडिंग करके एक एक लाइन समझा दूंगा, बट इट डज़ नॉट मेक सेंस क्योंकि सारी बातें बहुत बचकाना है, बहुत ईजी हैं। जी, किसी का कोई सवाल? चले, परफेक्ट।
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। अब यहाँ पे हम एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, सही है। यूजुअली ये वो टॉपिक होता है जो कि मैं बहुत डिटेल में नहीं लेके चलता, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड दिखाई है, तो चलो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर बिजनेस एथिक्स पुअर है ना, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगी ऑर्गेनाइजेशन की, सही है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा, सही है। इसमें आपके पास रिजल्ट में ये भी हो सकता है कि बैंकरप्सी हो सकती है, दिवालिया निकल सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपको जेल टाइम भी लगाना पड़े, सही है। अगर आप एथिकली परफॉर्म करोगे, एक्टिंग करोगे, तो आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 में कि बिजनेस अगर कोई इलीगल एक्टिविटी जो है परफॉर्म करती है या कोई रेगुलेशन को ब्रीच करती है, और अगर वो पकड़ी जाती है, लिखा ना देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बीइंग फाउंड आउट, अगर वो पकड़ा गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि आपको कोई फ़ाइन पे करनी होगी, कोई कंपनसेशन करना होगा, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी है तो कोई इम्प्रिजनमेंट वगैरह भी हो सकती है। अगर आप एक्ट कर रहे हो लीगली, आपने इलीगल एक्टिविटी नहीं किया, आपने लीगली एक्ट किया, लेकिन लोगों की नज़र में वो इमोरल या अनएथिकल एक्टिविटी है, तो रिस्क ये हो सकता है गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, लोकल कम्युनिटीज़ एक्शन ले सकती है, जनरल पब्लिक एक्शन ले सकती है, सही है। तो अगर लोगों की नज़र में कोई आपने ऐसी एक्टिविटी की तो रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है। तो देखो, रेपुटेशन रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है। रेपुटेशन रिस्क में ये लिखा हुआ है कि कस्टमर जो है आप लूज़ कर जाओगे, सही है। आपके जो कॉम्पेटिटर्स होते हैं उनको एडवांटेज मिल जाएगा आपके ऊपर, सही है। आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, सही है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट वगैरह है बिज़नेस का वो डिक्रीज़ कर जाएगा। रिस्पेक्ट लूज़ कर जाओगे, पब्लिक क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लीगल इश्यूज़ होने शुरू हो जाएंगे। लीगल इश्यूज़ का मतलब ये है कि अगर किसी की अनएथिकल एक्टिविटी सामने आ जाती है, तो अगर वो कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहा है ना इलीगल, तो कानून की नज़र में क्या होगा कि यार इसने ही किया होगा। अक्सर क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि फिल्मों में दिखाते हैं कि एक बंदा जो है ना, अगर एक दफ़ा जेल चले जाता है तो अगली बार उसके इलाके में कोई भी ऐसा मसला होता है ना, तो पुलिस उसको उठा के ले आती है। क्यों? क्योंकि कहा कि एक दफ़ा एक हरकत की है तो बार बार एक हरकत हो सकती है। तो लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ सकता है, रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं, सही है। ये कॉन्सिक्वेंसेस रीड कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर। सर देखिए, मुझे ये तो समझ आ गया कि अनएथिकल एक्टिविटीज़ के बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि किस तरीके से मैं जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर को मैनेज करूं। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक ये है कि आप ट्रेन कर सकते हो। ट्रेन का मतलब ये है कि आप उनको एथिक्स के बारे में क्लासेस दो, एथिक्स के बारे में उनको पढ़ाओ, उनको एथिक्स के बारे में नोट्स दो, उनको एथिक्स के बारे में सेमिनार्स कंडक्ट करवाओ, सही है। तो ट्रेनिंग दे सकते हो, नंबर 1 ट्रेनिंग। नंबर 2 आप उनकी डेवलपमेंट कर सकते हो। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उनसे इम्प्लीमेंट करवाओ, आप उनसे रोल प्ले परफॉर्म करवाओ, आप उनसे एक्टिंग करवाओ। कि लेट सपोज 2 लोग हैं, एक बंदे ने अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की है और दूसरा बंदा जो है वो अब उसको सज़ा देगा, तो किस तरीके से आपस में दोनों की बात होगी, वो माफ़ कर देगा, वो सज़ा देगा, वो शामिल हो जाएगा, सज़ा किस तरीके से देनी चाहिए, क्या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या माफ़ी मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको अलग अलग सिनेरियोज़ में, सिचुएशंस में डाल के एक्सपीरियंस करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप क्या कर सकते हो, अपने अमल के थ्रू भी तो समझा सकते हो। कभी हम ज़बान से समझाते, कभी हम अपने अमल से समझाते हैं। अगर मेरा बॉस अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, मेरा बॉस ऑर्गेनाइजेशनल टाइम को अब्यूज़ कर रहा होगा, मिसयूज़ कर रहा होगा, मेरा बॉस रूल्स को वायलेट कर रहा होगा, मेरा बॉस जो है टाइम से बाद में आता होगा, टाइम से जल्दी चले जाता होगा, लंच ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करता होगा, या लोगों से बदतमीज़ी वगैरह करता होगा, या करप्शन करता होगा, तो इसका मतलब ये है कि एज एन एम्प्लॉय मैं वही चीज़ फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं पकड़ा जाऊँगा तो बोलूँगा भाई बॉस भी तो करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो दुनिया में अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती है और जब पकड़ी जाती है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं लोगों को बताने। जैसे आपको शायद पता ना हो, 2016 में एक कंपनी थी एग्जैक्ट कंपनी पे एक केस फाइल हुआ था कि वो जो ना इलीगल वेबसाइट्स पे वीडियोस अपलोड करती है और वो क्या करती है, जाली सर्टिफिकेट बना के देती है। तो ये बात खैर कभी कंफर्म तो नहीं हो सकी, लेकिन जब तक उस पर केस चलाना तो उसके एम्प्लॉयज़ उसको छोड़ के चले गए थे, सही है। वहाँ पे जिनके क्लाइंट्स उनको छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने उनका सारा सपोर्ट ख़त्म कर दिया था। उनका बोल चैनल आने वाला था, बोल चैनल 2 साल लेट हो गया और बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे। लेकिन अब एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि जिसका केस चला था वो भी प्रूफ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो कंपनी बंद हो चुकी है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके की बातें बताते रहोगे ना, तो वो थोड़ा सा डर के रहेंगे। तो देखो लिखा हुआ है
ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे? अपने एम्प्लॉयज़ को एडुकेट करके, यानी कि ट्रेनिंग देकर उनको करंट न्यूज़ के बारे में बताओ कि भाई एथिकल इश्यूज़ के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सही है, उनको लीड करो बाय एग्जाम्पल, खुद एथिकल हो जाओ और उनको जो ना अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाओ तो उनको एथिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में ज़्यादा आसानी होगी। सही है। फिर आपके पास एक टॉपिक है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स की बात हो रही है तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं? द आंसर इज़ यस। देखो, एक इदारा है आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। सही है, इसके साथ जितनी भी दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ है ना वो कनेक्टेड है। आई कैप, ICAI, आई कैब, ICAEW। सही है, तो इनके पास 130 कंट्रीज़ के 175 चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ रजिस्टर्ड है, जिसमें 30 लाख प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं। तो ये इदारा ना आईफैक, इसके पास अपना कोड ऑफ एथिक्स है। तो आईकैप ने क्या किया, इनके कोड ऑफ एथिक्स से मिलाकर अपना जो है एक कोड ऑफ एथिक्स बना लिया। सही है, और उसमें ना बोला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये 5 खूबियाँ होनी चाहिए: उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसका ड्यू केयर, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका प्रोफेशनल बिहेवियर। सही है, ये 5 चीज़ें अगर किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में होगी तो वो एक एथिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बोले सच बोले। इंटेग्रिटी का मतलब होता है बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीइंग ऑनेस्ट। सही है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अनबायस्ड होगा। सही है, उसका डिसीजन, उसकी बात कभी भी जो ना इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगी। सही है, कभी भी बायस्ड नहीं होगी। सही है, वो किसी से भी दबाव में आके, प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा। सही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रखेगा, जो काम उसको आता है, जिस काम की उसके पास एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, वो वही काम करेगा। वो पैसे कमाने के चक्कर में वो काम नहीं कर लेगा कि जो उसको नहीं आता। सही है, ड्यू केयर, जिस काम के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो SOPs होते हैं, उनको फॉलो करेगा। अपनी तरफ से कोई भी जुगाड़ 2 नंबरी करके काम करने की कोशिश नहीं करेगा। सही है, कॉन्फिडेंशियलिटी। सही है, जो बातें हाइड करने की हैं उनको रिवील नहीं करेगा। जैसे कि आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है ना, वो पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट है, वो तो दिखा सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के मामलात है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको कहा गया है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है अगर कानून ने कहा है तो। और वो प्रोफेशनल बिहेवियर लेके चलेगा, सिविलिटी शो करेगा। मतलब अगर लेट सपोज सोचे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके मुंह में गुटखा भरा हुआ है और वो पब्लिक पर, जनरल पब्लिक पे, टीवी पे आके बात कर रहे हैं, हाँ वो क्या हाल है, इस तरीके से बात कर रहा है, या वो अभी तभी बात कर रहा है, हाँ भाई कहाँ जा रही है, इस तरीके से बात कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये है कि वो सिविलिटी शो नहीं कर रहा, तो वो एक अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। सही है, तो यहाँ पे इंटेग्रिटी की एग्जाम्पल मौजूद है, ऑब्जेक्टिविटी की एग्जाम्पल मौजूद है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर की एग्जाम्पल मौजूद है, कॉन्फिडेंशियलिटी की और प्रोफेशनल बिहेवियर की एग्जाम्पल मौजूद है। आई वुड वॉन्ट यू ऑल कि आप उसको रीड करके रखो। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड चैप्टर नंबर 6